नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। मैं हूं अनीता और हम लेकर आते हैं आदिवासी भारत से जुड़ी बड़ी खबरें। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे बस्तर के भूतिया हॉस्टल की कहानी और कैसे हुआ लाखों रुपए का गबन। आदिवासी सिंगल अभियान ने किया राष्ट्रीय विद्रोह का ऐलान और एमबीबी पोल में आदिवासी इलाकों में पर्यटन पर करेंगे चर्चा। तो शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। बस्तर में भूतिया आदिवासी हॉस्टल में अधीक्षिका ने किया लाखों रुपए का गबन। त्रिपुरा में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, आदिवासी नेता ने छोड़ा साथ। फिर उठी सरना धर्म कोड की मांग, 1 जनवरी से होगा राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के वितरण में गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने कहा बनाएं टास्क फोर्स। आईएएस ने आदिवासियों से राधे राधे रटवाया, एनसीपी नेता ने विधानसभा में उठाया मामला। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से। राज्य सरकार आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बस्तर में आदिवासी बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, जिसके तहत इन आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास के साथ ही भोजन की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन बस्तर जिले के सौर गांव में एक आदिवासी बालिका आश्रम की अधीक्षिका ने भूत प्रेत के नाम पर लाखों रुपए डकार लिए। दरअसल आदिवासी बालिका आश्रम में अधीक्षिका ने भूत प्रेत का इतना भ्रम फैलाया कि इस आश्रम में बालिकाएं जाने से डरती हैं। लेकिन अधीक्षिका बकायदा हर महीने अपने आश्रम में 93 बालिकाओं की दर्ज संख्या बताकर शासन के लाखों रुपए कई सालों से डकार रही है। खबरों के मुताबिक अधीक्षिका ने कहा कि इस घोटाले में वो अकेली नहीं है, बल्कि आदिवासी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अधीक्षिका ने खुद माना कि दर्ज 93 बच्चों की संख्या में मुश्किल से 30 से 35 बच्चे आश्रम में आते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि आश्रम में भूत प्रेत का साया है, जिसे लेकर कई बार पूजा पाठ भी किया जा चुका है। बस्तर जिले के भानपुरी इलाके में मौजूद सौर गांव के 100 सीटर आदिवासी बालिका आश्रम में पिछले 4 सालों से अधीक्षिका द्रौपदी यादव पदस्थ हैं। बालिकाओं के परिजनों ने बताया कि वो अपनी बच्चियों को छात्रावास में भेजना तो चाहते हैं, लेकिन अधीक्षिका ने भूत प्रेत के नाम पर बच्चियों को डरा कर रखा है। यही नहीं, अगर गांव की कुछ बच्चियां आश्रम में रुक भी जाती हैं तो उन्हें ना ही भरपेट भोजन दिया जाता है और ना ही रहने के लिए कोई सामान। आदिवासी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा के लिए और आश्रम में रहने और भोजन की व्यवस्था के लिए एक आदिवासी बच्चे पर शासन हर महीने 1000 रुपए खर्च करता है। वहीं बस्तर के जिलाधिकारी चंदन कुमार ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। चंदन कुमार ने कहा कि अगर भूत प्रेत के नाम पर शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो जांच कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए बस्तर के भानपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरालाल नाग। हीरालाल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला तकरीबन 4 साल से चल रहा था, तो अब अचानक ये कैसे सबके सामने आ गया? इस गबन का भांडाफोड़ कब और कैसे हुआ? हॉस्टल अधीक्षक का नाम द्रौपदी यादव है। यह 2017 से सोरगांव कन्या छात्रावास में पदस्थ है। यहाँ एक छात्र के पीछे 1000 रुपए आते हैं। यहाँ हॉस्टल अधीक्षक द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। यहाँ लगभग मुश्किल से 20 बच्चे ही जो हॉस्टल में वहाँ रहते हैं, लेकिन 93 की दर्ज संख्या हिसाब से वह पैसे निकाल लिया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ शिकायत लेके आए थे कि उनके जो अधीक्षिका है उनको बच्चे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। इसके बाद जब उनसे बात किया गया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ 93 बच्चे ही पढ़ते हैं। लेकिन जब गांव वाले से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ बच्चे ही रहते हैं, जो कुछ बच्चे ही पढ़ते हैं। आसपास के गांव के लगभग 10 से 15 ही बच्चे पढ़ते हैं। और जब उनके द्वारा बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया गया। हीरालाल जी, हम सब जानते हैं कि आदिवासी कन्या आश्रम पर सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन बच्चियों के इस हॉस्टल में क्या कभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ?
कोई अधिकारी या गांव के कोई लोग ये देखने नहीं गए कि वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह के हालात हैं वहां पर? मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर अंदर ग्राम क्षेत्र में है, जहाँ लगभग शासन प्रशासन बहुत कम ही पहुंच पाते हैं। ऐसे में बच्चे लोगों का जो जानकारी है वो बाहर नहीं आ पाता है। हाँ, साथ में बच्चे लोगों का ये भी कहना है जो उनके पति हैं, जो हॉस्टल अधीक्षक पति हैं, उनके साथ रहते हैं, जो नियम के अनुसार कन्या छात्रावास में सिर्फ लेड महिला स्टाफ ही रह सकते हैं, लेकिन उनके पति साथ रहते हैं। उन साथ रहने का उनके जो पति पीते खाते हैं, बच्चे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। खबरों में आया है कि अधीक्षिका इस मामले में अकेले नहीं हैं, बल्कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। आप इसमें और आगे क्या जानकारी दे सकते हैं? जी जी, इसमें कहा जा सकता है, इसमें साफ साफ के अधिकारियों से मिली भगत के कारण इतना बड़ा यह चल रहा है काम। और अब छत्तीसगढ़ से चलते हैं सीधे त्रिपुरा से बड़ी खबर सामने आई है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक और विधायक दिबा चंद्र रांखौल ने आज त्रिपुरा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा से इस्तीफा देने वालों में दिबा चंद्र बीजेपी के 5वें और बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन के 8वें विधायक हैं। दिबा चंद्र रांखौल अनुभवी आदिवासी नेता हैं। वो उत्तरी त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में करंचरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। दिबा चंद्र ने 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस के विधायक थे। दिबा चंद्र ने अपना इस्तीफा विधानसभा सचिव विष्णु पाडा कर्मकार को सौंप दिया, क्योंकि विधानसभा स्पीकर रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा से अभी दूर हैं। मीडिया को उन्होंने बताया कि वो व्यक्तिगत आधार पर पार्टी और विधानसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जब आज वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो उनके साथ पूर्व विधायक आशीष कुमार साहा और कई कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। কি বলবেন কি রকম কাজ করছে বাইরে? ত্রিপুরা মথা গ্রোয়িং পার্টি নাও, নিউ পার্টি গ্রোয়িং পার্টি ভালো। Would you like to join that party? না, আমি কোন দলে জয়েন করব আমি আজকে কিছু বলছি না, যেহেতু রাজনীতি করে ভবিষ্যতে হইতেও পারে নাও হইতে পারে। इससे पहले बीजेपी के विधायक बुर्बू मोहन त्रिपुरा, आशीष दास, सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा और आईपीएफटी के विधायक मेवार कुमार जमातिया, बृषकेतु देव वर्मा और धनंजय त्रिपुरा भी पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें, फरवरी 2023 में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। और अब झारखंड से एक बड़ी खबर। झारखंड में साल 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावों से पहले आदिवासी संगठनों ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में आदिवासी सेंगल अभियान ने बड़ा ऐलान किया है। आदिवासी सेंगल अभियान ने 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह को शुरू करने की घोषणा की है। ये विद्रोह संथाल परगना की राजधानी दुमका से शुरू किया जाएगा। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने जमशेदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी 2023 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक आदिवासी नेताओं और संगठनों की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। सालखन मुर्मू ने बताया कि इस बैठक में जयस के मुख्य संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय आदिवासी एजेंडा, राष्ट्रीय आदिवासी आंदोलन और राष्ट्रीय आदिवासी नेतृत्व को स्थापित करना है, ताकि हर हाल में सरना धर्म कोड को 2023 में हासिल कर लिया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को संविधान आधारित न्याय और अधिकार प्राप्त हो सके। इससे पहले 22 दिसंबर को आयोजित एक महारैली में सालखन मुर्मू ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार जब सरना धर्म कोड देगी तभी आदिवासी बीजेपी को वोट देंगे। रैली में उन्होंने साफ कहा था कि अगर सरकार 20 जनवरी तक सरना कोड नहीं देती है तो फिर आदिवासी बहुल राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में करीब 11 करोड़ आदिवासी हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख
सरना धर्म को मानते हैं। सरना धर्म संहिता की मांग को लेकर आदिवासी संगठन कई महीनों से देश के बड़े राज्यों में प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 5 राज्यों झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों ने ये मांग उठाई है। और अब सीधे चलते हैं तमिलनाडु। मद्रास हाईकोर्ट में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का मुद्दा उठा। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को स्कॉलरशिप राशि का देर से वितरण इस स्कीम के संवैधानिक उद्देश्य को विफल करता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मंत्रालयों के साथ प्रतिनिधियों के साथ टास्क फोर्स गठित करे ताकि समय पर स्कॉलरशिप राशि का भुगतान किया जा सके। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में तमिलनाडु के सभी कॉलेजों के SC/ST छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के वितरण के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 2016 में पी वेदाचलम ने अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि स्कॉलरशिप स्कीम के वितरण में देरी के कारण वो छात्र जिन्हें SC/ST श्रेणियों के लिए मुफ्त सीट के तहत प्रवेश दिया गया है उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुश्किल हो रही है। याचिका में बताया गया कि भले ही सरकार ने वर्ष 2015-16 में पॉलिसी नोट के माध्यम से 623.50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की, लेकिन इसका वितरण अनुपात बहुत ही खराब है। हालांकि सरकारी वकील ने दावा किया कि छात्रवृत्ति राशि के वितरण में कोई देरी नहीं हुई है और केवल धन की कमी के कारण राशि का वितरण चरणों में किया गया है। और अब खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पालघर में एक IAS अधिकारी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी NCP के नेता जितेंद्र आह्वार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में ये मांग उठाई। PTI के मुताबिक NCP नेता ने कहा कि परियोजना निदेशक आयुषी सिन्हा ने आदिवासी लड़कियों को ये कहते हुए राधे राधे का जाप करने के लिए मजबूर किया कि ऐसा करने से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। विधान परिसर में पत्रकारों से बातचीत में NCP नेता ने कहा कि आदिवासी समुदायों की अपनी जीवन शैली और संस्कृति है, उन्हें राधे राधे के नारे लगाने को मजबूर किया जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि इसमें एक IAS अधिकारी शामिल है। मैंने पालघर में उस IAS अधिकारी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा में ये मांग उठाई है। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने अपने मैं भी भारत के YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, आदिवासी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने से क्या हो सकता है। इस सवाल के जवाब के लिए हमने 3 विकल्प दिए थे। इसके जवाब में 66% लोगों ने माना कि ऐसे इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने से आदिवासियों की आय बढ़ेगी और वो मुख्य धारा के करीब आ जाएंगे, जबकि 30% लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आदिवासी पहचान को खतरा होगा और शोषण बढ़ेगा, जबकि वहीं 4% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। इस पोल में अब तक 1300 से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। अब बताते हैं कि आखिर ये सवाल हमने आपके सामने क्यों रखा था। फिलहाल देश की राजनीति में आदिवासियों और उनके विकास की काफी चर्चा हो रही है। इसकी वजह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगले साल कई ऐसे राज्यों में चुनाव है जहां आदिवासी मतदाता महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव भी इसी चर्चा का एक कारण तो जरूर हो सकता है। इस सिलसिले में आदिवासी विकास की योजनाओं की घोषणा भी हो रही है और दावे भी किए जा रहे हैं। इस तरह की घोषणाओं में अक्सर ये सुना जाता है कि अगर आदिवासी इलाकों में टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो आदिवासी नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बेशक जब पर्यटन बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और स्थानीय आबादी के लिए संभावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों पर अक्सर आशंकाएं भी जाहिर की जाती हैं। सबसे बड़ी आशंका होती है आदिवासी विस्थापन की। उसके अलावा अक्सर ये खतरा भी बताया जाता है कि बाहरी प्रभाव में
आदिवासी संस्कृति नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। इसके साथ साथ जब आदिवासी इलाकों में ज्यादा पैसे वाले और सामाजिक प्रभाव वाले लोग आते हैं तो आदिवासियों के शोषण का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक पेचीदा सवाल है। आदिवासी पर्यटन से जुड़े कुछ फायदे हैं, लेकिन कुछ आशंकाएं भी जायज हैं और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये ध्यान रखना होगा कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और आदिवासियों का शोषण ना हो। इस मामले में प्रशासन और जिम्मेदार लोग चौकन्ना रहें। अपने तीसरे सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज बात करेंगे आदिवासी भाषाओं पर मंडराते खतरे के बारे में। पूर्वोत्तर भारत की कई आदिवासी भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र में करीब 300 भाषाएं हैं, जिनमें से 70 से 80 जल्दी ही लुप्त हो सकती हैं। आधिकारिक तौर पर भारत में 187 भाषाओं पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें से 64 पूर्वोत्तर राज्यों की है। एक अध्ययन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में लगभग 40 भाषाएं हैं और असम की 15 से 20 भाषाओं की स्थिति ऐसी है। बात सिर्फ पूर्वोत्तर भारत तक सीमित नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में भी आदिवासियों की मातृभाषाएं संकट में है और कई जगह इन्हें बचाने के लिए कुछ काम हो रहा है। संविधान के 8वें शेड्यूल में भले ही सिर्फ 22 आधिकारिक भाषाएं हों, लेकिन देश में करीब 20,000 भाषाएं बोली जाती हैं। आदिवासियों की बात करें तो मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज के संपर्क में आने पर उनकी दूसरी आदतों के साथ साथ उनकी भाषाओं पर भी असर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि आधुनिक समाज से मेलजोल बढ़ने से आदिवासियों की पहचान कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। खास तौर पर युवा पीढ़ी पर भाषा और संस्कृति को संजो कर रखने का बड़ा दबाव होता है। हालांकि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से स्थानीय और मातृभाषाओं के लिए कुछ उम्मीद बंधी है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। भारत जैसे विविधता भरे देश में हर थोड़ी दूर पर भाषा या उसको बोलने का तरीका बदल जाता है। ऐसे में जरूरत है भाषा को जिंदा रखने के निरंतर प्रयास की। और आज के हमारे इस आदिवासी डेली बुलेटिन में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।